प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नए मॉडल पेपर के साथ प्रस्तुत हुए हैं, ठीक है, जो कि आपके 2023 में लगभग 30 से 40% सेम टू सेम एज इट इज फंसने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन किए जा रहे हैं। अगर आप 2022 से लेकर 2018 तक के पीडीएफ का पूरा पीडीएफ का सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो हमारे एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर जाकर परचेज कर सकते हैं। ये आपका एक मॉडल है, हिंदी के सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर। ठीक है, ये आप देख रहे हैं 2022 का पेपर है। 302 संकेतांक डीटी और ये 302 संकेतांक डीक्यू। ठीक, इसका पूरा सॉल्यूशन देखो, डीटी का सॉल्यूशन इसमें किया गया है। इस पूरे कॉपी में आप देख रहे हैं, सॉल्यूशन देख पा रहे हैं। ठीक, पूरा सॉल्यूशन अपलोड किया गया है, हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इस तरीके से डीयू का भी पूरा सॉल्यूशन अपलोड किया गया है, ये देखिए, जाकर आप इसे भी देख सकते हैं। इस तरीके से यूपीएमएसपी, जी हाँ दोस्तों, यूपीएमएसपी ने जो मॉडल पेपर लॉन्च किया था उसका भी सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मिल जाएगा। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके पूरे सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये सारा कुछ पूरा सॉल्यूशन चैनल पे अपलोड है, सभी बच्चे जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और पूरा अगर आपको पीडीएफ पाना है तो परचेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आप कहाँ पे किस तरीके से गलती करते हैं, जिन बच्चों की कॉपियां नहीं जांची जाती। दूसरी चीज, किस तरीके से लिखें कि 100 में 100 पाएं, ये पूरी चीज हम आज जांच के आपको दिखाएंगे। गलतियां कहाँ बच्चे करते हैं, जिससे हिंदी में अक्षर जो होता है ना, राइटिंग के नंबर नहीं करते हैं, याद रखना। कुछ लोग कहते हैं कि राइटिंग में भी नंबर काट लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है 1 से 2 नंबर का। अगर आपका लिखा थोड़ा साफ सुथरा है, भले ही राइटिंग इधर उधर है, कोई दिक्कत नहीं, बट लिखा होना चाहिए सही। तो सबसे पहले आप एग्जाम में बैठेंगे तो इस तरीके से ब्लैंक कॉपी मिलेगी आपको। ठीक, एक कॉपी और आपको दिखा देते हैं, कम समय में थोड़ा बता देते हैं। ये ब्लैंक कॉपी मिलेगी, जैसे कि ये कॉपी देख रहे हैं ना, इस तरीके से। और उस कॉपी में आपको कैसे भरना है, ये आप देखिए, ये पहले अंक पर रोल नंबर भरना है, दूसरे अंक पर शब्दों में रोल नंबर भरना है, तीसरा विषय, प्रश्न पत्र, अंकित संकेतांक, परीक्षा का दिन, परीक्षा तिथि, पाली, केंद्र का नाम। इतना 6 अंक भरना है, 1 से लेकर 6 तक। बाकी आपको कहीं नहीं भरना है। इसमें गलतियां अब देखो, एक हम पहले से ऑलरेडी भर के रखे हुए हैं, इसको आपको दिखा देते हैं, थोड़ा कंप्यूटराइज भरे हुए हैं। ठीक है, देखो, जब आप एग्जाम में बैठोगे प्यारे बच्चों तो आपको 10 अंक का रोल नंबर मिलेगा भरने के लिए। इस तरीके से पिछले ईयर्स के कुछ बच्चों का है, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक का रोल नंबर है। ठीक, इसमें देखो 10 अंक का रोल नंबर, ये अचल पांडे नामक लड़की का है। तो 10 अंक का रोल नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर उसको शब्दों में कैसे भरना है प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देना। शब्दों में कैसे भरना है, 2 3 2 5 2 3 5 4 5 0। लाख करोड़ अरब में बिल्कुल मत भरना, ऐसे करने पे आपकी कॉपियां नहीं जांची जाएगी, याद रखना। फिर विषय आपका सामान्य हिंदी है तो सामान्य हिंदी डालना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स है तो फिजिक्स लिखना, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न पत्र हमेशा केवल प्रश्न पत्र लिखना, क्योंकि आपके एग्जाम में केवल एक ही प्रश्न पत्र होता है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये देखिए आपका ये संकेतांक होता है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे आप संकेतांक डाल देना। फिर परीक्षा का दिन जो भी हो, परीक्षा का दिन यहाँ पे जरूर लिखना। परीक्षा तिथि और पाली, साइंस साइड के स्टूडेंटों की जो परीक्षा होती है द्वितीय पाली से होती है, तो हमने यहाँ द्वितीय पाली लिख दी। अगर आपकी प्रथम पाली में होती है तो प्रथम पाली लिखना, यानी 12 बजे पहले जब एग्जाम होगा तो प्रथम पाली, और 12 बजे के बाद जब होगा तो द्वितीय पाली लिखना। फिर केंद्र का नाम यहाँ पे आपको, जो भी आप जिस केंद्र में परीक्षा देंगे उस केंद्र का नाम यहाँ पे भर देना है। अब चलते हैं वीडियो का सोल्यूशन करते हैं। देखिए, इस पूरे पेपर्स का सलूशन, ये जो मॉडल पेपर अभी मैंने दिखाया यहाँ पे, इस पूरे 2023 में आने वाला पेपर है प्यारे बच्चों। इस पूरे पेपर्स का सलूशन करने वाले हैं और कहाँ पे किस तरीके से गलती करने पे आपके नंबर काटे जाते हैं। ठीक है, याद रखना, जो अभी मैंने रोल नंबर भरना सिखाया वहाँ पे बिल्कुल कतई गलती नहीं करनी है आपको। ठीक,
और यहाँ पे इस तरीके से ये जो लाइन खींची गई है, अगर कॉपी में नहीं खींची होगी तो आप खींच लेना लाइन। ठीक, याद रखना 2 लाइनें खींचनी है ऐसे ऐसे, एक भी लाइन खींचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको खंड क से लिखना है तो यहाँ पे खंड क लिख देना है। ठीक, फिर उसके नीचे प्रश्नोत्तर। देखो ये प्रश्न 1 से 1 का क है, ख है, ग है, घ है, अंगा है। ठीक, तो 1 में 4 ऑप्शन लिए 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू टाइप यानी बहुविकल्पी प्रश्न। तो आपको 1 का क, ख, ग, घ जो भी सही होगा उस पर चिन्ह लगाना है। देखो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, तो 1 का क का, ठीक है, यानी शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, तो शिक्षा के उद्देश्य का निबंध के लेखक यहाँ पे संपूर्णानंद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया प्रश्नोत्तर 1 का क का दूसरा सही है। ठीक, और दूसरे का नाम भी लिख देना, नहीं लिखेंगे यहाँ पे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है ख नंबर। अब देखो गलतियां कहाँ आती हैं हम आपको बताएंगे। दूसरा नंबर है लल्लू लाल की रचना, यानी ख का, पहले का ख का है, लल्लू लाल की रचना किसने की, तो लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर ने की थी। आपको यहाँ पे लिख देना है ख का दूसरा का प्रेम सागर। फिर आगे है पर्दा कहानी के लेखक हैं, पर्दा कहानी के लेखक कौन है, तो याद रखना यशपाल है। कौन है, यशपाल, चौथा नंबर। फिर है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, तो याद रखना आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है, यानी घ का पहला नंबर सही है। फिर अगला है अंगा नंबर, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो पहले का 5 क्वेश्चन यानी क ख ग घ अंगा तक यहाँ पे इस तरीके से लिखना है, ऐसे लिखेंगे कि कोई नंबर कटने वाला नहीं है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा प्रश्न उतार देते हैं, तो प्रश्न उतारने से क्या होगा कि आपका समय वेस्ट होगा। तो समय बिल्कुल वेस्ट मत करना, प्रश्न उतारने की कोशिश मत करना मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। प्रश्न उतारोगे समय लगेगा, आप पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आपके प्रश्न को उतारने में ही सारा समय वेस्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे का क ख ग घ अंगा 5 ऑप्शन यहाँ भी हैं। अब यहाँ पर भी कामायनी के किस युग की रचना है, तो याद रखना दोस्तों कामायनी के छायावादी युग की रचना है। किसकी, छायावादी युग की रचना है। ठीक है, अगला है ख नंबर, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग है, तो याद रखना अग्रदास जो है प्रगतिवादी युग है। यहाँ पे देखो अग्रदास लिखा हुआ है। ठीक है, यानी दूसरे का पहला नंबर अग्रदास सही है। फिर है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना है, 1943, यानी ग का दूसरा ऑप्शन राइट है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे पूरे पेपर्स का सल्यूशन देखना और इसे स्क्रीनशॉट लेके आप इसका पीडीएफ ले लो हमारे यूट्यूब चैनल से, या फिर आप क्या करो कि हमारे एसकेएम स्टडी पे जाके इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कुछ का आपका परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, अगला है द्विवेदी युग की रचना नहीं है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। क्या नहीं है, कामायनी नहीं है। ठीक है ना, कामायनी नहीं है। फिर है निम्नलिखित में से कौन स्वीकृत महाकाव्य नहीं है, तो याद रखना मामा महाकाव्य नहीं है। ठीक है, अगला है दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहती हैं, उसमें से कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्ष ने अनेक प्रकार के की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला। इसकी जो है यहाँ आप देखिए, तो इसका जो पहला सल्यूशन है, यानी ये देखो इसमें गद्यांश में आपको 5 उत्तर बताने हैं। प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, धरती वसुंधरा को क्यों कहती हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, पृथ्वी की देह को किसने सजाया, और भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो देखो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ ये देखिए, यहाँ पे संदर्भ प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृत के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक इधर है, शीर्षक निबंध से अवतरित है। ठीक, फिर दूसरा है धरती वसुंधरा
क्यों कहलाती है? ठीक, तो पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान निधियां भरी हुई हैं। इस तरीके से शॉर्टकट में आपको लिखना है। फिर तीसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखो क्वेश्चन में आपके रेखांकित अंश की व्याख्या बोल रहा है करने के लिए। तो पेपर में आपके, जैसे ये एक पेपर हम मॉडल के रूप में दिखा देते हैं, एक पेपर आप पलटेंगे तो ये गद्यांश है, गद्यांश में ये देख रहे हैं ना, ये रेखांकित है, तो व्याख्या में जहां तक रेखांकित होगा वहीं तक व्याख्या करना है। अभी कि नहीं कि यहां से लेकर यहां तक तुम पूरा पेपर ही भरने लगो, ऐसा मत करना। ठीक, देखो इसमें रेखांकित कहां से कहां किया, धरती से लेकर होना चाहेगा यहां तक, तो इतना हमें व्याख्या करना है। अब देखो, तो यहां पे इसका जो व्याख्या में तीसरा नंबर था रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में विद्वान लेखक ने कहा कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं, इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा भी है, से हमारा प्रगांड परिचित होना ही चाहिए। तो इस तरीके से हम रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। फिर अगला है ध्यान देना, पृथ्वी की देह को किसने सजाया? तो पृथ्वी की देह दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। ठीक है, फिर आगे देखिए पांचवा नंबर है, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? तो भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें हमारी भावी आर्थिक विकास की दृष्टि से यह जांच पड़ताल आवश्यक है कि पृथ्वी के गर्भ में स्थित बहुमूल्य रत्न, धातुएं, खनिज पदार्थ, अन्य फल, जल और इस प्रकार की अनेक अनमोल वस्तुएं जिन्हें धरती छिपाए रखती है। तो ये पांचों गद्यांश के पांचों उत्तर यहाँ पे हमने दिया है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, गद्य में और पद्य में दो दो दिए रहते हैं, तो अथवा क्या ऊपर वाला कर लो या अथवा के नीचे वाला कर लो, दोनों मत करना। ऐसी गड़बड़ियां आपके पेपर्स में बहुत सारे बच्चे करते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए अब अभी पद्य का आपने उत्तर दिया था, अब गद्य में आ जाते हैं। गद्य में क्या, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अब लाजन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भारत से हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खूं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौर रह जाऊं, राम मई भई अनुताप न करहूं पाऊं। ठीक है, चौथे का ध्यान देना, चौथे का 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 का उत्तर देना है, या फिर अथवा के ऊपर वाला दे दीजिए या फिर अथवा का नीचे वाला उत्तर दे दीजिए, जैसा कि इसमें गद्यांश पद्यांश में दोनों में ऐसे होता है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे ठीक है, यहां पे अथवा के आपका अथवा वाला ही के ऊपर वाला ही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है। प्यारे बच्चों, एक बार इंटरेस्टिंग बात ये बता दें कि ये चौथे का अथवा के ऊपर वाला ये नहीं है, इसका सलूशन मैंने किया है, अथवा के नीचे वाला इसका सलूशन किया गया है। यानी लज्जाशिला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृति बसना तो न तुम सुंदरी को। ठीक, ये है यहाँ से, यहाँ देखो ये पूरा क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ इन पांचों का उत्तर बताना है। अब हमें ध्यान देना, इसमें पहला उत्तर क्या बताना है प्यारे बच्चों, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखो इस पद्यांश का संदर्भ क्या है, जरा ध्यान देना। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध्या द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग से संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। ठीक है, तो ये किससे है? अयोध्या सिंह उपाध्याय से रचित है और किससे संकलित है? पवन दूतिका शीर्षक से। अब आगे देखो, आगे है रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी ये जो रेखांकित अंश देख रहे हैं इसकी व्याख्या करना है। तो व्याख्या में क्या है, इसमें देखो, जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की औ कमल मुख की प्लान नाए मिटाना। ठीक है, तो यहां देखो, वह थोड़ी सी भी थक, ध्यान देना, वह थोड़ी सी भी थकी
दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर, अर्थात उसके चारों ओर से घेरना, उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि उसके सूखे होंठ और मुरझाए हुए कमल सदृश मुख प्रफुल्लित हो उठे। ठीक है, ये रहा आपके रेखांकित अंश की व्याख्या। दूसरा है, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है। तो याद रखना दोस्तों, यदि मुझे मार्ग में कोई लजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से न बहना कि उसके वस्त्र उठकर अस्त्र व्यस्त हो जाएं और उसकी शरीर उखड़ जाए। ठीक है, ये है। फिर आ जाइए चौथे में, होठों की अवकमल मुख में अलंकार बताएं। होठों में रूपक अलंकार और कमल मुख में उपमा अलंकार है। ओके, अगला है, जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। तो ध्यान देना दोस्तों, जलज का मतलब होता है बादल, और इसमें एक शब्द है ललना का अर्थ होता है भूमिपुत्र। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्नों के आगे लेकर चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवें कह, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आपको 80 शब्द लिखना है। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लिखिए, एपीजे अब्दुल कलाम पर लिखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल पर लिखिए। तो याद रखना दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि आपको तीसरा नंबर यहाँ पे लिखना है। क्या आप जैसे चाहे जो लिखिए तीनों में से, बट हम यहाँ पे तीसरा नंबर लिख दिए हैं। ठीक है, पांचवें का क का तीसरा नंबर। अब देखिए प्यारे बच्चों, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, अग्रवाल का जीवन परिचय हम लोग लिखेंगे। तो यहां पर देखिए, डॉक्टर अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालिनी भारत नामक शीर्ष प्रबंधक पर डॉक्टर लिट की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, अब इनका देखिए साहित्यिक योगदान क्या था। तो साहित्यिक योगदान में डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृत, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृत को वैधानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाशन में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंध की रचना की। ठीक है, आगे इन्होंने क्या लिखा, कृतिया में इन्होंने डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नवत है। देखिए, इन्होंने कृतियों में निबंध संग्रह इतना लिखा था, ठीक, शोध प्रबंधक में ये लिखा था, आलोच ग्रंथ में ये लिखा था, संपादन में ये लिखा था और साहित्य में स्थान इनका ये था। इस तरीके से जो है प्यारे बच्चों, आप सभी पेपर्स का, सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेते जाना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हम फास्ट करते हैं। देखो, ऐसे लिखोगे आपको तो पूरा यहाँ पे आपको इसका कितना नंबर का है, 5 नंबर का, देख रहे हैं ना, 80 वर्ड है, तो 2 पेज आप लिख देंगे, 5 अंक आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, पांचवें का ख में आ जाते हैं। अब पांचवें का ख यानी ये वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। वही 80 वर्ड ही लिखना है, 2 पेज, और 5 अंक के ये भी हैं। तो आप चाहे मैथिली शरण गुप्त कर लो, चाहे सुमित्रानंदन पंत या रामधारी सिंह दिनकर, तीनों में से। तो यहाँ पे मैंने मैथिली शरण गुप्त पर लिखा है, यानी पहला क्वेश्चन यहाँ पे किया है। ओके, अब देखिए मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय ये पूरा है। आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लेना है, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक, और बढ़िया राइटिंग में लिखना, थोड़ा फास्ट अभी से अभ्यास कर लो। और ये हमारा पेपर्स का पूरा सॉल्यूशन देख लो, इस तरीके से ये है। ओके, अब हम अगर पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। इस तरीके से देख रहे हैं ना,
फिर आगे देखिए, अब आ जाते हैं 66वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आपको निबंध में अगर 5 अंक लेना है तो 2 पेज भर भर के लिखना है, याद रखना। जैसे यहाँ पे देखो भर भर के लिखा है, अब इन्हें आधा लिख दोगे तो ऐसे नहीं मिलेगा, तब फिर 4 ही नंबर हो सकता है, 3 ही नंबर दे, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। 6 अंक। अब देखिए प्रश्नोत्तर 6, अब बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, या फिर अथवा में करके दिया है ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। इन दोनों में से एक करना है। अब इन दोनों में से चाहे ध्रुव यात्रा पर लिख दीजिए, या फिर बहादुर पर लिख दीजिए, या फिर पंचलाइट पर लिख देना। देखो इसमें भी 6वें में ये भी अथवा में करके दिया है, तो हम यहाँ पे चाहे बहादुर पर लिखे, चाहे पंचलाइट पर, या फिर ध्रुव यात्रा पर, तीनों में से आपको एक पर लिखना है, तो हम बहादुर पर लिख देते हैं। ठीक है, 80 वर्ड 5 अंक के हैं, याद रखना। ये बहादुर पर पूरा सारांश यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर प्रकाश डालना, इसका पूरा उद्देश्य लिखना है, ये क्या है। ठीक, तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लें, पूरा भर भर के 2 पेज लिखना है। 2 से कम भी हो जाएगा चलेगा, बट 2, ठीक 2 लिखना ही पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ तक क्लियर हो गया, तो आप जितना ही लिख सको हिंदी में उतना ही अच्छा है, क्योंकि लिखाई के नंबर मिलते हैं। लेकिन जो भी लिखना वो साफ सुथरा लिखना, अच्छे लिखना। अब देखिए 7वां नंबर। 7वां नंबर, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 80 वर्ड, ये भी आपको 5 अंक देगा। अब देखो इसमें से आपके 1 2 3 4 5 6, ठीक 6 रहेंगे क्वेश्चन, बट आपको अब आप जैसे हर जिले का अलग अलग रहता है। ठीक, तो ये प्रयागराज जिला है दोस्तों, जिस जिले से हम बता रहे हैं, तो प्रयागराज जिले में आलोक वृत्त चलता है। ठीक है, आलोक वृत्त, तो हम लोग प्रयागराज वाले क्या करते हैं, आलोक वृत्त पर लिखते हैं। आलोक वृत्त खंड काव्य नामक कौन है, उसकी चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा आलोक वृत्त की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर देखिए आलोक वृत्त पर पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, खंड काव्य गांधी जी के चरित्र चित्रण विशेष। ठीक, फिर यहाँ पे ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पेज बहुत है, 2 से 2.5 भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 से थोड़ा कम भी हो जाएगा, 1.5 वो भी चलेगा। ओके, बट सटीक वर्ड में लिखना। अब आगे देखो 8वें का क। 8वें का क जरा ध्यान देना। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो या फिर इसका अनुवाद कीजिए या फिर इसमें, दोनों में से आपको एक करना है। तो मैंने पहला नंबर किया है, दूसरा नहीं किया। ओके, तो आपको करना क्या है, देखो जब भी करना ना, तो महामना विद्वान डाट डाट करके लास्ट का एवा सीट, देखो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है महामना विद्वान डाट 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 एवा सीट, उसके बाद फिर संदर्भ लिख दो, क्योंकि इसमें संदर्भ और हिंदी में अनुवाद। संदर्भ, यह गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकार चासीत परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवैव आसीत यत्र कुतापि अयम ननानम दुखितान। ठीक, इस तरीके से संस्कृत में अब इसको हिंदी में अनुवाद करना है। यानी महामना विद्वान वक्ता भाषण करता धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। जहाँ कहीं भी ये लोगों की दुखी और पीड़ित देखते थे, वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था। तो इस तरीके से हिंदी में अनुवाद। अब आ जाइएगा 8वें के ख में दोस्तों। 8वें का ख, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो चाहे नमस्ते पर करिए, नमे सोचते भद्रव, ठीक, या फिर परो क्षेत्र कार्य। तो यहाँ पे पहला नंबर इस पर हमने किया है, आप देख सकते हैं ये पूरा लिखा हुआ है। इसका संदर्भ यहाँ पे लिख दिए हैं और इसमें पूरा अनुवाद कर दिए हैं। ठीक, संदर्भ में क्या है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में से संकलित जातक कथा नामक पाठ के उल्लूक जातम शीर्ष से उद्धृत है।
अनुवाद क्या है? तुम लोगों को इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता। इस समय के क्रोधहीन मुख को ही देखो, क्रुद्ध होने पर यह कैसा विकृत हो जाएगा। ठीक, अब देखिए प्रश्नोत्तर 9। निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब देखो यहाँ पे दाल में काला होना, यानी 9वें का तीसरा, एक कहा है तो एक कर दे रहे हैं, दाल में काला होना 9वें का तीसरा। ओके, 9वें का तीसरा यानी गड़बड़ होना। तुम रात भर सब सड़कों पर इधर से उधर घूम रहे हो, जरूर कुछ दाल में काला है, यानी जरूर मामले में कुछ गड़बड़ है। दोस्तों इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। अब आगे देखो 10 का क है। दोस्तों निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तथापि का संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों यहाँ पे देखिए 10 के क का पहला का बी नंबर ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखो लिखा है ना, यहाँ देखो प्रश्नोत्तर 10 का क का पहला का बी, ओके, यानी तथा धनपि। फिर परमेश्वर का संधि विच्छेद परम धन ईश्वरः, परम धन ईश्वरः, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है। 10 के क का दूसरा का सी यहाँ पे देखो लिखा गया है। फिर आप आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, गायक गायकः का संधि विच्छेद, तो गायकः का गय धन अकह, गय धन अकह, यानी तीसरे का सी सही है। यहाँ पे देखो आंसर लिखा हुआ है। फिर आगे है ख में दिए गए, ध्यान देना प्रश्नोत्तर 10 का ख, यहाँ पे देखो लिखा गया है 10 के ख का, जरा ध्यान देना 10 के ख का उत्तर क्या है? तो 10 के ख का जो है पहले का पहला ही है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, ओके। फिर 10 के ख का दूसरा क्या है? नामनान में विभक्ति और वचन बताइए, तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ओके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 11 का क आ जाते हैं। अब 11 के क में पन्ना को पलटते हैं और आगे आपको बताते हैं। 11 निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके निम्नलिखित में बताइए। तो यहाँ पे वसन यानी व्यसन, वसन व्यसन, यानी 11 का पहला का सी सही है। वसन व्यसन का मतलब वस्त्र और आदत, ठीक है। फिर आपके दूसरे का बी नंबर यहाँ पे सही है। जल और कमल का मतलब जल और कमल, अंबुज और अंबुज, अंबुद मतलब जल और कमल। फिर ख नंबर जरा ध्यान देना दोस्तों, ख नंबर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अभी, उसके बाद हम इसे समझा दे रहे हैं, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे अंबर है ना, अंबर माने क्या होता है? करा निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के दो अर्थ बताइए। तो 4 हैं, 4 में से एक का दो अर्थ बता दें। अंबर का क्या होता है? आकाश और नभ, ठीक। फिर ग में आ जाते हैं निम्नलिखित, ग नंबर में निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए, ठीक है। जो आंखों के सामने हो, तो जो आंखों के सामने हो का मतलब प्रत्यक्ष होता है दोस्तों, यानी ये पहले का बी सही है, ओके। अब आगे देखिए, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने जिज्ञासु से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो जानने की इच्छा रखता है, जिज्ञासु। यहाँ आप देखो 11 के ग का पहला दूसरा 20 में बी सही है पहले में, और दूसरे में सी सही है। अब ये घ लिखेंगे, ग्यारह का घ, 11 का घ, ठीक है। घ में आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पे है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, है नहीं होता हो होता है ना, ये वाक्य सही किया है। अब देखो दूसरा, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। यहाँ पे अनेकों है ना, यहाँ पे अनेक होना चाहिए, तो अनेक कर दिए। अब देखिए 12 का क,
12 का क्या है? 12 का में वीर रस अथवा ह्रास रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। तो वीर रस लिखो, चाहे तो दूसरे का हम यहाँ पे चाहे वीर रस में लिखें चाहे ह्रास रस में, तो हम यहाँ पे ह्रास रस में लिख देते हैं, ये ह्रास रस। ठीक है, उदाहरण सहित स्पष्टीकरण पूरा, यहाँ पे देखो ये स्पष्टीकरण भी लिखा है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसे देख लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पढ़ने पर ज़्यादा से ज़्यादा समय वेस्ट होगा आपका। अब देखिए ख नंबर, ये ख नंबर, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा ये वाला दूसरा वाला कर देते हैं, यानी ये वाला अथवा में है तो चाहे ये करो, चाहिए तो उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, उदाहरण सहित स्पष्टीकरण पूरा एकदम जम के लिखा हुआ है दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट लें सभी बच्चे, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल से जुड़ जाएं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इकलौता चैनल आपका ये है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स का सलूशन कर रहा है। 12 का देखते हैं दोस्तों। 12 का है दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण। यहाँ पे दोहा अथवा सोरठा, तो दोहा का मैंने यहाँ पे पूरा लिखा है, मात्रा सहित पूरा लक्षण यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, कितनी मात्राएं हैं? 24। ओके, अब 13 में आ जाते हैं। बैंक खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन अथवा पत्र लिखिए, या फिर अथवा में देखो, अथवा में करके 6 नंबर का है, शहर में बैंक फैली संक्रामक बीमारी के तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र अथवा प्रार्थना पत्र लिखिए। तो मैंने बैंक खाता में खोलने के लिए काफ़ी बच्चे खुलवाते हैं, इसलिए हम वहाँ पे बैंक खाता खोलने के लिए यहाँ पे पत्र किस तरीके से लिखना है ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना, काफ़ी बच्चे खुलवाने जाते हैं तो वहाँ पे प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है, या फिर ठीक है, या फिर किसी और कारण के लिए कोई भी काम हो, ये जरूरी नहीं है कि बैंक में केवल खाते खुलवाने जाओ तभी ये पत्र लिखो, किसी भी काम से बैंक में जाओ, जब भी पत्र लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब आगे देखो, लास्ट प्रश्न है आपका प्यारे बच्चों, ये निम्नलिखित में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए। ओके, भाषा शैली पर, तो यहाँ पे 5 दिया है। ठीक है, तो वृक्षारोपण पर मैंने निबंध लिखा है, तो आप जितना हो सके 3, 4, 5 पे जितना हो सके, क्योंकि 9 नंबर की बात है प्यारे बच्चों, और 9 नंबर लेने के लिए जितना हो सके उतना आप लिखिए। ये देखो मैंने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। आप जितना हो सके उतना निबंध लिखना, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना तो ज़्यादा बेटर होगा। तो दोस्तों, ऐसा वीडियो आपको लेकर अगले दिन पेश होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर करिएगा।